भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है। बड़े बड़े आंदोलन, साहसी नेता, लाखों लोगों का बलिदान। लेकिन क्या हो अगर इस जानी पहचानी कहानी के समानांतर एक और कहानी चल रही हो? आज हम उसी दूसरी कहानी की पड़ताल करेंगे। ये शब्द एक रहस्य की तरफ इशारा करते हैं, एक अनुशासित और कुछ हद तक गुप्त संगठन जिसका रास्ता आज़ादी की लड़ाई की मुख्यधारा से एकदम अलग था। तो सवाल यही है, आखिर ये दूसरी धारा थी क्या? और सबसे अहम, इसके चुने हुए रास्ते ने भारत की तकदीर पर क्या असर डाला? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा उस बुनियादी फैसले को जो इस संगठन ने अपनी शुरुआत में ही ले लिया था। एक ऐसा फैसला जिसने आगे का सारा रास्ता तय कर दिया। बात है साल 1925 की। नागपुर में डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नींव रखी। इसका घोषित मकसद था हिंदू समाज को संगठित करना और उसे मजबूत बनाना। अब यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े बड़े जन आंदोलन चल रहे थे। पूरा देश ब्रिटिश राज के खिलाफ सड़कों पर था। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने एक संगठन के तौर पर इन आंदोलनों से एक सचेत दूरी बनाए रखी। उनका पूरा ध्यान बाहरी दुश्मन यानी अंग्रेजों से लड़ने की बजाय अपने संगठन को अंदर से मजबूत करने और एक मजबूत हिंदू पहचान बनाने पर था। तो इस अलग रास्ते का असर क्या हुआ? देखिए, इतिहासकारों का विश्लेषण कहता है कि इसके परिणाम काफी गहरे थे। इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जो एकजुट ऊर्जा थी उसे कहीं ना कहीं बांट दिया। जो ताकत मिलकर ब्रिटिश शासन का सामना कर सकती थी वो धार्मिक पहचान को मजबूत करने में लग गई। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि अलग अलग समुदायों के बीच एक मजबूत मोर्चा बनाने के कई मौके हाथ से चले गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा रास्ता चुना ही क्यों गया? इसे समझने के लिए हमें उस विचारधारा की गहराई में उतरना होगा जो आरएसएस के फैसलों के पीछे थी। और इस विचारधारा को एक ठोस शक्ल देने में सबसे अहम भूमिका निभाई एमएस गोलवलकर ने, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। उनके विचार संगठन के लिए एक तरह से दिशा निर्देशक बन गए। उनकी एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। इसमें उन्होंने राष्ट्र के एक ऐसे विचार पर जोर दिया जो एक रूपता की बात करता था, मतलब एक देश एक संस्कृति। और इस विचार के परिणाम बहुत दूरगामी हुए। इसी सोच को कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक होता है नागरिक राष्ट्रवाद जो कहता है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे आपका धर्म या संस्कृति कुछ भी हो। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है कि किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसकी एक साझा संस्कृति, धर्म और इतिहास से होती है। जाहिर है, ये सोच भारत के अनेकता में एकता वाले विचार से काफ़ी अलग थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस विचारधारा का असर उस वक्त के स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक माहौल पर सीधे सीधे कैसे पड़ा। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो काला दिन, 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि इसने देश में पहले से मौजूद वैचारिक और राजनीतिक दरारों को एक ऐसे गहरे जख्म में बदल दिया जो आज तक पूरी तरह नहीं भर पाया है। अब यहाँ पर इस मामले की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि नाथूराम गोडसे के हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ संबंध थे। हालांकि इस हत्या में आरएसएस की सीधी संस्थागत भूमिका थी या नहीं, ये एक ऐतिहासिक रूप से विवादित मुद्दा रहा है जिस पर आज भी बहस होती है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि इस घटना का देश पर राजनीतिक और नैतिक असर बहुत ही गंभीर और गहरा था। तो इस बटे हुए संघर्ष और इन घटनाओं की लंबी अवधि में क्या कीमत चुकानी पड़ी? चलिए इसके 3 स्थायी परिणामों को समझते हैं। स्रोत सामग्री के विश्लेषण के मुताबिक इसकी 3 बड़ी कीमतें थीं। पहली, राजनीतिक कीमत। जब आज़ादी के लिए लड़ने वाली ताकतें ही आपस में बटी हों तो अंग्रेज़ों से बातचीत की मेज़ पर एक मजबूत, एकजुट आवाज़ रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, सामाजिक कीमत। इसने समाज में, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच, अविश्वास की खाई को और भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया। और तीसरी, शासन और वैश्विक कीमत। आज़ादी के बाद भारत के धर्मनिरपेक्ष संस्थानों पर इस वैचारिक टकराव का दबाव पड़ा और दुनिया में एक बहुलवादी देश के तौर पर
भारत की छवि पर भी इसका असर हुआ। और ये जो सामाजिक कीमत है ना, ये कोई किताबी या हवाई बात नहीं है। इसका असली मतलब आशा जैसे लोगों की कहानियों में मिलता है। जब राजनीति सबको साथ लेकर चलने की बजाय किसी एक समूह को बाहर रखने की होती है, तो उसका असर पीढ़ियों तक महसूस होता है। लोगों की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक तरक्की में दशकों की देरी हो जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। अब किसी भी विषय को पूरी तरह समझने के लिए ये जरूरी है कि कहानी के दूसरे पक्ष को भी सुना और समझा जाए। आरएसएस के समर्थक अक्सर सामाजिक सेवा में संगठन के योगदान की बात करते हैं, जैसे कि आपदा के समय राहत कार्य या सांस्कृतिक संरक्षण के काम। और ये बात सही भी है कि चाहे 1962 का युद्ध हो या कोई प्राकृतिक आपदा, उनके स्वयंसेवकों के काम को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज का हमारा विश्लेषण उनके सामाजिक कामों पर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके राजनीतिक फैसलों और उनकी विचारधारा के असर पर केंद्रित है। तो इन सब बातों का आखिर में मतलब क्या है? इन ऐतिहासिक घटनाओं ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है? एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि इतिहास कोई अदालत नहीं है जो फैसला सुनाए, ये एक आईना है। इसका काम किसी को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि हमें अपना अतीत दिखाना है, ताकि हम उससे सबक ले सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो अलग रास्ते चुने गए, उन्होंने सांप्रदायिक अविश्वास और संस्थागत टकराव के ऐसे पैटर्न बना दिए जिनका असर आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में महसूस किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम सच में एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसकी नागरिक पहचान में हर कोई शामिल हो, हर किसी को बराबरी का हक मिले, तो फिर इस इतिहास को ईमानदारी से समझना एक बेहतर और ज़्यादा समावेशी भविष्य बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।